दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष जो जलसा हो रहा है और जो काफी समय से चल रहा है और काफी समय तक जारी रहेगा, लेकिन 2 अक्टूबर का जो जलसा है नागपुर में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके ऐन पहले आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामकाज को लेकर एक तरह से उसके उसके गौरवशाली इतिहास, जिसको बीजेपी के लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं, उसके प्रतीक स्वरूप एक 100 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया। और ये जो सिक्का है, इस पर आरएसएस के गणवेश में, यानी जो ड्रेस उसकी एक खास ढंग की होती है, उसमें कुछ लोगों के चित्र भी हैं और एक अन्य तस्वीर है जिसको आरएसएस के लोग भारत माता या इस तरह के संबोधनों से चिन्हित करते हैं। दूसरी तरफ डाक टिकट भी माननीय प्रधानमंत्री ने जारी किया आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर। इन दोनों की काफी चर्चा है और इस बात की भी चर्चा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनके उनकी सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अलग अलग ढंग का सिलेबस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में शुरू करने का फैसला किया है। और ये जो सिलेबस में एक जो पेपर होगा या एक अध्याय होगा, उसमें बुनियादी तौर पे राष्ट्र नीति इसका नाम दिया गया है कि राष्ट्र नीति के बारे में ये चीजें उसमें पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने का इतिहास होगा। इसके अलावा आजादी की लड़ाई के बारे में उसमें जो लड़ने वाले लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, जो स्वाधीनता सेनानी थे, उसके बारे में जिक्र होगा। और उसमें दरअसल जिन खास लोगों का जिक्र होगा, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से भी किया गया है। अब इस समारोह और सिक्का जारी करने और डाक टिकट जारी करने पर बहुत स्पेसिफिक हुए बगैर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने और कुछ अन्य दलों ने भी काफी आलोचना इसकी की है और कहा है कि आरएसएस का जो महिमा मंडन जो सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, वो इसलिए ठीक नहीं है कि जो संगठन 3 बार प्रतिबंधित हुआ, जो आजादी की लड़ाई से बिल्कुल अनुपस्थित था और जिसके लोगों ने 1942 में खासकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ऐसा उनका कहना है विपक्ष के लोगों का, उसको इस तरह महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि आरएसएस द्वारा संचालित सरकार है? लेकिन क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और हम बातचीत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को हमने आमंत्रित किया है, एक ऐसे लेखक पत्रकार को जिनका आरएसएस और बीजेपी के बारे में काफी ज्ञान है, काफी जानकारी है। आशुतोष जी, हम आपको इस कार्यक्रम के लिए आपका स्वागत करते हैं। तो आशुतोष जी, सबसे सीधा सवाल है कि ये जो सिक्का जारी करना, डाक टिकट जारी करना और साथ में सरकार जो दिल्ली की है, उसने सिलेबस में जोड़ने का एक फैसला किया है राष्ट्र नीति का चैप्टर। और राष्ट्र नीति में खासतौर पे जो राइट विंग जो पॉलिटिशियंस थे उस दौर में, उनको शामिल किया गया है, सावरकर से लेकर वाजपेयी तक। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और स्कूलों में इसको पढ़ाया जाएगा वगैरह वगैरह। इस पर विपक्ष नाराज है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें आपका मूल्यांकन क्या है? देखिए उर्मिलेश जी, मुझे तो इस बात पे थोड़ी सी आपत्ति है। आपत्ति इसलिए, आप लोग बार बार कहते हैं कि आरएसएस समर्थित सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है। ये जो लोग कहते हैं ना कि आरएसएस समर्थक सरकार, तो जब आरएसएस की सरकार है तो आरएसएस का ही महिमा गान करेगी, आरएसएस की परंपरा को गौरवशाली परंपरा बनाने की कोशिश करेगी। और इस पर विपक्ष क्यों नाराज है? भाई उनको जनता ने चुनाव 240 सीटें दी हैं, जनता के मैंडेट से चुनकर आए हैं, तो उनको अपना महिमा गान करने का पूरा अधिकार है और उनको करना भी चाहिए।
अगर वो डाक टिकट जारी करते हैं तो बिल्कुल डाक टिकट जारी करें, वो कांग्रेस का तो नहीं जारी करेंगे, या समाजवादी पार्टी का नहीं करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव का नहीं करेंगे। तो मुझे इसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं है। दूसरी बात, जब दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो अपने सिलेबस को उसी हिसाब से चेंज करने की कोशिश करेंगे। उससे तो ऐसी बात तो नहीं पढ़ाएंगे, ना पढ़ाने देंगे जिसमें आरएसएस की तीखी आलोचना हो, और जिसकी वजह जिसमें आरएसएस या उनके नेताओं को जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना की गई हो। तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मुझे हैरानी इस बात को लेकर यह है कि 100 साल होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ रहा है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग जेल गए थे। ये सेंटेंस, ये वाक्य अपने आप में इस बात की आत्म स्वीकारोक्ति है कि आरएसएस के लोग जेल नहीं गए थे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी जी। ये इस बात की आत्म स्वीकार, आपको कांग्रेस के लोगों को तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे लोग जेल गए थे। उनको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस जेल गए थे, महात्मा गांधी जेल गए थे, सरदार पटेल जेल गए थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जेल गए थे, मोतीलाल नेहरू जेल गए थे। उनको तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सबको मालूम है, पूरा देश उनके इस गौरवशाली इतिहास को और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका से पूरी तरीके से परिचित है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आपने जिक्र किया, जो बाद में आरएसएस ने जिनको गोद ले लिया, क्योंकि मूलतः तो हिंदू महासभा थे, जब उनको गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह बात समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझ में आई कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पारित कराया, उसके साथ उनकी कैबिनेट में आप हिस्सेदारी कर रहे हैं। और उसके बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे यंग लीडर उस वक्त के, जब वो आत्माहुति दे जब वो आहुतियां दे रहे थे, जब अपने घरों में से निकलकर सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, जेल की यातना सह रहे थे, वेदना सह रहे थे, उस वक्त वो अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे थे और कह रहे थे कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट तो बड़ा खतरनाक है, इसको क्रश कर देना चाहिए। तो ये चूंकि उनका ये इतिहास है, इसलिए उनको ये चिल्ला के, चीख पुकार के ये कहने की जरूरत पड़ती है कि हमारे लोग भी जेल गए थे। उनके लोग जेल नहीं गए थे, सिर्फ हेडगेवार जेल गए थे। हेडगेवार इसलिए 1930 में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा, तो वो इसलिए जेल गए थे क्योंकि हेडगेवार का जो परवरिश एक तरीके से कहते हैं वो कांग्रेस में हुआ था। तो वो जो कांग्रेसी खून था उसने उबाल मारा, और उस कांग्रेसी खून की उबाल की वजह से उन्होंने कहा कि मैं निजी हैसियत से मैं जेल जाऊंगा, मैं आजाद सत्याग्रह के आंदोलन में हिस्सा लूंगा, आरएसएस संगठन हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने सर संचालक का पद छोड़ा, किसी दूसरे व्यक्ति को सर संचालक का पद दिया, और साथ ही साथ उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि स्वयंसेवक इस आंदोलन में एक ही शर्त पे हिस्सा ले सकते हैं, वो आरएसएस के सदस्य के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो उस वक्त तो गोलवलकर भी थे, काफी उम्रदराज थे, और उस वक्त देवरस भी थे। क्या गोलवलकर जेल गए? क्या बाला साहब देवरस जेल गए? क्यों नहीं गए भाई? सुभाष चंद्र बोस को लोग कहते हैं कि वो तो साम्यवादी थे, वो जेल गए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते हैं वो समाजवादी थे, वो जेल गए। सरदार पटेल के बारे में कहते हैं वो गांधीवादी थे, वो जेल गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में कहते हैं वो तो दक्षिणपंथी थे, वो जेल गए। तो इतने, मौलाना आजाद जेल गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल गए, सारे लोग तो जेल गए। आरएसएस के लोगों के नाम बता दीजिए हेडगेवार के अलावा किसी दूसरे का जो जेल गए? नहीं गए। इसीलिए उनको ये बात कहनी पड़ती है, आज की पीढ़ी के सामने रखना पड़ता है कि हमारे लोग भी जेल गए। ये दरअसल आरएसएस का अंदर का अपराध बोध है, ये गिल्ट कॉन्शियसनेस है जो बार बार को उनके अंदर कचोटता होगा। अकेले में बैठते होंगे तो ग्लानि से भर जाते होंगे, इसलिए उनको कहने की जरूरत पड़ती। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आज भी प्रधानमंत्री जी देश को सच नहीं बता रहे आरएसएस के बारे में। तो मूल रूप से आपका ये कहना है कि भाई इन्होंने चूंकि वाकई पार्टिसिपेट नहीं किया, न तो एक्टिवली और न तो एक साधारण तौर पे भी नहीं पार्टिसिपेट किया, विरोधी किया, अपना सुर वो अलग अलग अलापते रहे, तो इस
अपराध बोध से ग्रस्त होकर उनको बार बार ये बताना पड़ता है कि नहीं, हम भी आजादी की लड़ाई में थे, हम भी शामिल थे। लेकिन आपने देखा होगा कि ये दूसरे दलों के लोग, दूसरे स्ट्रीम के लोगों को भी अपना बनाकर कई बार पेश करने लगते हैं, और कई बार नेहरू गांधी या मौलाना आजाद के से उनको बिल्कुल अलहदा साबित करने की कोशिश करते हैं। और उसमें आप देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, सरदार पटेल का नाम लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंधित उसको किया गया। और सरदार पटेल ने तो सबसे पहले किया, जो कि आप जानते हैं किन परिस्थितियों में किया था, महात्मा गांधी की नृशंस हत्या के बाद। तो ये जो आरएसएस की, बीजेपी के नेताओं की जो ये मनोवृत्ति है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या समस्या उनकी है? बेसिकली बांटो और राज करो की नीति है। देखिए, आरएसएस अपने मूल स्वभाव में धुर गांधी विरोधी है, धुर गांधी विरोधी है। और क्योंकि इस देश में गांधी से बड़ा हिंदू तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो आरएसएस में नहीं पैदा हुए। गांधी जी जो संगठन हिंदू की बात करता है, हिंदू हितों की बात करता है, उसने गांधी पैदा नहीं किया। जो दरअसल गांधी हिंदुस्तान की आत्मा है, वो हिंदुस्तानियों को जब अपने अंदर कुछ झांकना होता है, कुछ अच्छा खोजना होता है, तो गांधी में जाके उनको खोजने की कोशिश करता, वहां तलाश करता, उन तथ्यों को तलाश करता है जो असल में हिंदू होने की परिभाषा है, जिसमें करुणा है, जिसमें ममता है, जिसमें विनयशीलता है, जिसमें सहिष्णुता है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें सत्यवादिता है। यही सब तो हिंदू धर्म के गुण हैं। भाई हमारे यहाँ क्या कहा जाता, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म। यही तो हिंदू धर्म है। अगर ये हिंदू धर्म है तो ये सब कुछ तो गांधी में कूट कूट कर भरा हुआ है। ये आप किसी गोलवालकर में आपको ये नहीं दिखाई पड़ता, ये किसी हेडगेवार में आपको नहीं दिखाई पड़ता, किसी बाला साहब देवरस में ये नहीं दिखाई पड़ता, किसी मोहन राव जी भागवत में ये नहीं दिखाई पड़ता है। तो चूंकि गांधी असली सच्चे हिंदू हैं और वो आरएसएस में नहीं पैदा हुए, वो कांग्रेस में पैदा हुए, और ये बात आरएसएस के लोगों को सालती रहती है, और गांधी विरोध में इस हद तक चले जाते हैं कि कभी कभी आप उनको देखिए, वो गोडसे तक को देशभक्त बताने की कोशिश करते हैं, उनके संगठन के लोग। तो जो मेरा मूल प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि चूंकि ये गांधी को ये देश की जो चेतना है उससे दूर करना चाहते हैं, और सीधे चूंकि गांधी पर हमला नहीं कर पाते, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला करते हैं। और चूंकि ये भी जानते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित है, और उस ताकत की नाभिनाल में नेहरू गांधी परिवार है, तो इसलिए वो लगातार नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं और उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बरक्स कभी सुभाष चंद्र बोस को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कभी सरदार पटेल को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आरएसएस के किसी नेता को अंगीकार करने की कोशिश की? इनको क्यों करने की जरूरत पड़ती है? इसलिए क्योंकि इनके यहां है ही नहीं। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात यह, ये बांटो राजनीति, जो अंग्रेजों ने जो सिखाया था, बांटो राजनीति बांटो राज करो, ये उसको बहुत कायदे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। हिंदुओं को बांटने के लिए ये दलित और पिछड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। भाई लालू प्रसाद यादव पर जो हमला करते हैं, मुलायम सिंह यादव पर जो हमला करते हैं, काशीराम मायावती पर जो हमला करते हैं, वो क्या है? और जिन भाषा का इस्तेमाल करके हमला करते हैं, कि अखिलेश यादव इनकी नजर में टोटी चोर है, लालू यादव इनकी नजर में चारा चोर है, मायावती इनकी नजर में भ्रष्टाचारी है। ये कौन लोग हैं? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग तो पिछड़े तबकों की जो चेतना है उसके प्रखर बिंदु के तौर पर है। मायावती जो दलित चेतना, उसके प्रखर बिंदु के तौर पर है। क्या कभी आरएसएस के किसी आदमी ने आज तक किसी सवर्ण जाति के किसी नेता के बारे में टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया? क्या कभी चारा चोर शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो ये तो उनकी जो चेतना है उससे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दरअसल एक बहुत प्रखर मुखर सवर्णवादियों का आंदोलन है, अगर आप इसको आंदोलन कहना चाहें, और वो अपनी प्रभुसत्ता को, जो हजारों साल से बनी हुई उस प्रभुसत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, और उसमें इनको लगता है कि ये जो मुस्लिम तबका है ये बहुत बड़ा
इसके खिलाफ अगर हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे तो हिंदू समाज के जो दलित है, पिछड़ा है, वो भी हिंदू बनकर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये वो कोशिश है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल। आपने जब ये कहा कि उनकी सरकार है, यानी बीजेपी आरएसएस की सरकार है, तो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हाईलाइट करेंगे, उनका महिमा मंडन करेंगे, उन्हीं को कोर्स में रखेंगे। लेकिन आशुतोष जी, किसी भी राष्ट्र की जो नींव डाली जाती है वो कुछ बड़े राष्ट्रीय मूल्यों पर डाली जाती है। उसकी आधारशिला में कुछ विचार, कुछ मूल्य होते हैं, और उसको लेकर जो भी लोग होते हैं, खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम में एक कंसेंसस होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देश में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई। कभी भी देश की आजादी की लड़ाई के बड़े जो नेता थे, उनके जो विमर्श थे, उनकी वैचारिकी थे, किसी को भी खारिज नहीं किया गया। अलग अलग विमर्श जारी रहे, लेकिन एक कंसेंसस रही कि ये देश गांधी का है, लोहिया का है, जयप्रकाश का भी है, ए.के. गोपालन नंबूदरीपाद का भी है, वीपी सिंह का भी है, कांशीराम का भी है, अंबेडकर का भी है। ये एक रहा। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जब आए सत्ता में, तो भी उन्होंने मेंटेन रखा। उन्होंने उनको देश की आजादी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, समाजवाद साम्यवाद के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, सेंट्रल हॉल में उनके दौर में भी उनकी तस्वीरें लगाई गई, और उसका मैं गवाह हूं। लेकिन मौजूदा रिजीम चैप्टर जोड़ रही है सिलेबस में राष्ट्र नीति। वो तो पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी लोग पढ़ाए जाते हैं। तो आप अपने ढंग का एक सिस्टम क्यों बना रहे हैं? आप इस देश का जो विधान चल रहा था, जो गवर्नेंस चल रहा था, एक कंसेंसस पर चल रहा था, जहां सब एक थे, और एक थे कुछ ब्रॉडर मूल्यों को लेकर, कॉमन मिनिमम जो मूल्य हैं उनको लेकर। लेकिन ये आरएसएस बिल्कुल अपने अपने विचार पर देश को चलाना चाहता है, जबकि स्वयं ये एनडीए है, इसको सीटें कम हैं थोड़ी सी सरकार चलाने में। ये जो विरोधाभास इस सिस्टम का, इस पार्टी का और इसकी सरकार का है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो उर्मिलेश जी, एक बात तो बिल्कुल हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, और इसमें कभी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरएसएस को हिंदुस्तान के संविधान में रत्ती भर भी इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये तो कह चुके हैं, और आप तो मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये तो तिरंगे के में जो 3 रंग थे उस पर भी कहते थे, तो अपशकुन हिंदू कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ना तो इनको भारतीय संविधान में यकीन है, ना ही इनको भारत के तिरंगा में यकीन है, ना ही इनको भारत की डेमोक्रेसी में यकीन है। क्योंकि आज की तारीख में उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो इस हिंदुस्तान के संविधान को पूरी तरीके से बदल सके। इसलिए उस संविधान के आईने में उस लोकतंत्र का इस्तेमाल करके अपनी स्थितियों को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रयास में है कि एक दिन वैसा आएगा जब इस देश के संविधान को बदल के हिंदू राष्ट्र कर देंगे। तो जिस कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, वो कंसेंसस 2014 के पहले की सरकारों में था, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था, जो डेमोक्रेसी में यकीन करता था, जो रूल बेस्ड नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता था, जो संविधानवाद में विश्वास करता था, और जो ये मानता था कि गांधी हमारे आदर्श है। 2014 के बाद से जो सत्ता आई है, उसको गांधी को अपना आदर्श नहीं मानती, वो नेहरू को अपना आदर्श नहीं मानती है। उसके आदर्श तो हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर, यही लोग हैं, और उनकी सोच और गांधी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। सावरकर लगातार गांधी से टकराते हैं पूरे आंदोलन। सावरकर को हिंसा में यकीन था, और इसीलिए उनको काला पानी की सजा हुई थी 2000, जब 1909 में वो अरेस्ट हुए थे। गांधी तो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। तो गांधी, 2 धाराएं इस वक्त चल रही। एक वो धारा है जो गांधी को अपना आदर्श मानती, दूसरी वो धारा है जो सावरकर को अपना आदर्श मानती है। और चूंकि सावरकर को जो लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनके पास आज भी उतनी ताकत नहीं है कि वो इस देश के संविधान को बदल सके। इसलिए मौजूदा संसदीय प्रणाली में रहते हुए, चुनाव जीतते हुए, उस ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिस ओर एक दिन
उनको लगता है कि वो दिन आएगा जब ये संविधान वो बदलेंगे और उसके बाद इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो आज जो वो कर रहे हैं ये उसी दिशा में उठाए गए कदम है, जो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए नए चैप्टर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस को सैंक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका थी आजादी की लड़ाई में। तो चूंकि आपको याद होगा कि जैसे जैसे आरएसएस की सरकार आई है वैसे वैसे ये हमले इनके ऊपर भी तेज हुए। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर हमले तेज नहीं हुए, इनके भी सारे कच्चे चिट्ठे लोग इतिहासकार लोगों के सामने ला के रख रहे हैं। अगर आप ये नेहरू पर अटैक कर रहे हैं तो उधर से भी उसी तरीके का हमला या आलोचना इनके ऊपर हो रही है। तो ये एक तरीके का मंथन है। अब आपने जो सवाल किया कि अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब इनके पास 200 से कम सीटें थी। अगर 200 से 240 से 50 के आसपास, देखिए उस वक्त भी अगर आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से मुरली मनोहर जोशी जो मानव संसाधन मंत्री थे उन्होंने भी इतिहास को बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने में कुछ नए सब्जेक्ट डालने की कोशिश की, तो बताने की कोशिश की थी कि देखिए भारत मूल चेतना तो यही है, हमें वैदिक साइंस पढ़ाना चाहिए, हमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए। ये सब बातें तो उन्होंने तब भी की थी, उस तरीके की बातें की थी। लेकिन चूंकि इनके पास न तो कभी 272 सीटें आ पाई, न 303 सीटें आ पाई, न 240 सीटें आ पाई, इसलिए मन मारकर उसी नेहरूवियन कंसेंसस के आधार पर ही इनको काम करना पड़ा। लेकिन उस नेहरूवियन कंसेंसस में रहने के बावजूद भी जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, उनको उदारवादी मानने की कोशिश करते हैं, मेरा उनसे दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है, क्या 2002 में जो दंगे हुए क्या वो रोक पाए? अगर नरेंद्र मोदी को आप राजधर्म की सीख देते हैं तो सबसे बड़ी सीख तो अटल बिहारी वाजपेयी को दी जानी चाहिए थी। आपने प्रधानमंत्री होने के नाते आपने दंगा रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आप ये कह के बच सकते हैं कि वो वहां के राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो उनके कब्जे से बाहर थे? तो ये तर्क नहीं काम करे, ये बहाना है। और दूसरी बात, ग्राहम स्टेन्स के साथ किन लोगों ने हमला किया? चर्चेस के ऊपर क्यों हमले हुए थे उस वक्त? तो इसलिए थोड़े नरम दिखाई पड़ते थे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी। 2014 में उनके पास ताकत आई तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपने बहुत खुलकर और बड़े साफगोई के साथ और तथ्यपरक ढंग से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपको कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा।